नमस्कार। आप सब योगी आत्माओं का योगाहार के ऑनलाइन कोर्स के हिंदी सेशन में स्वागत है। आवाज आती है? ओके। पिछली बार हमने हमारे शरीर की आश्चर्य की बातें, ये हमारा शरीर कैसा है, इसके अंदर क्या क्या भगवान ने व्यवस्था करके रखी है, आपके फेफड़े कैसे काम करते हैं, आपका खून कैसे काम कर रहा है, खून की नलियां कितनी है, हृदय की कैपेसिटी कैसी है, श्वास कितनी बार लेते हैं आप, ये सब अद्भुत बातें के बारे में हमने बातें की थी। हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमको हमारा जो पुस्तक का जो पूरा जो सिलेबस है उसको हमको खत्म करना है समय पे। साथ में जो बातें पुस्तक में नहीं है, जो हमारे ध्यान में है, जब पुस्तक लिखी गई तब ये बातें नहीं थी हमारे ध्यान पे। अब लिख अब जो चीजें जरूरत की है उसको भी हमको सिखाने की आवश्यकता है और सबको वो भी हम सिखाएंगे। तो हम पहले पुस्तक के टॉपिक जो है उसको खत्म करने का पहले प्रायोरिटी रखेंगे। फिर जो बातें टॉपिक में नहीं है, पुस्तक में नहीं है, वो भी हम लेंगे क्योंकि समय तो चलता जाएगा। 6 महीने खत्म हो जाएंगे, आपको भी और हमको भी पता नहीं चलेगा। तो हम शुरू करते हैं आगे जहां से हम रुके थे। क्वेश्चन जो भी है जिसी के वो हम बाद में ही लेते हैं, तो ये ध्यान रखें। अब पिछली बार यहाँ आके हम रुके थे। अब दवाई की व्याख्या तो ऐसी है कि भी या तो गोली है, या तो बोतल है, या तो कैप्सूल है, या तो कोई काढ़ा है। लेकिन दवा केवल दवाई की बोतल है या गोलियों में नहीं होती है, दवाई और भी होती है। जैसे कि व्यायाम एक औषधि है, सुबह की अच्छी औषधि है। यानी जो लोग व्यायाम करते हैं, अब व्यायाम की जो व्याख्या है वो व्याख्या आपको थोड़ा समझ लेना है क्योंकि पहले व्यायाम के बारे में बातें होती थी, लेकिन पिछले कई सालों से ये अब योग में आ गया है। तो योग भी एक औषधि है। सुबह सुबह में आप मॉर्निंग वॉक में जाते हैं सैर करने, तो वो भी एक औषधि है। सबसे बड़ी है उपवास, तो वो भी एक औषधि है। आप अपने फैमिली के साथ बैठ के भोजन करते हैं तो वो भी एक औषधि है। देखो, कई समस्याएं का समाधान आपको साथ में खाने बैठने से भी मिल जाते हैं। तो हमारा जो सनातन धर्म है वो तो कहता ही है कि फैमिली के मेंबर्स के साथ बैठ के ही भोजन करना चाहिए। एक वही टाइम ऐसा होता है फैमिली मेंबर्स के लिए कि पूरे दिन में आपके साथ आप जो भी काम करने के लिए घर से बाहर निकले थे,
या घर में जो बहनें घर में रह के घर काम करती है, तो अड़ोस पड़ोस से लेके जो बाहर जाके नौकरी धंधा करके आए हैं, बच्चे कॉलेज या स्कूल में जाके आए हैं, तो ये सब लोगों के साथ जो जो एक्सपीरियंस होते हैं पूरे दिन में, उसकी खुली मन से उसकी चर्चा होनी चाहिए। और वो चर्चा से क्या होता है कि आपको पता चलता है कि मेरे लड़का आज कॉलेज गया था तो उनके साथ क्या क्या कौन सी घटनाएं बनी। आप नौकरी धंधा करके आए हैं तो आपके साथ कौन से व्यापारी मिले, कौन से ग्राहक मिले, या क्या क्या काम में कुछ अच्छा हुआ, क्या गलत हुआ। ये सब बातें आप जब भोजन के साथ एक साथ बैठते हैं तब ऐसी बातें होती रहती हैं। तो इससे घर के सारे मेंबर्स को, आप जो फील्ड में काम कर रहे हो, घर में काम करती है बहनें, होमवर्क करती है, घर काम करती है, हाउस वाइफ है, तो घर में भी क्या क्या समस्या आई, क्या कुछ अच्छा हुआ, क्या नहीं हुआ, तो वो भी बातें दूसरे लोगों को भी पता चलती है। तो इससे एक दूसरे की समस्याओं का पता चलता है, और वो समस्याओं या अच्छी कोई बातें हैं तो इसमें से सीखना भी मिलता है। तो औषधि का काम तो यही है, प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस। तो दवाई का काम एक ही है, आपको बचाव करे, आपको समस्या आ गई है तो उसमें से आपको बाहर निकाले, और जहाँ जरूरत है वहाँ सपोर्ट मिले। तो ये सब दवाई ही है, औषधि ही है। ठीक है, तो आप, मैं यहाँ से उम्मीद रखता हूँ कि हमारे कोर्स में जो लोग साथ में जुड़े हुए हैं, भले आपको अभी लेक्चर के टाइम साथ में बैठ के भोजन करने का अवसर न मिले, मैं तो कहता हूँ कि आप यही टाइम पे सब लोगों को साथ में अपना लेक्चर भी सुनाओ, तो वो भी साथ में कुछ ना कुछ सीख लेंगे घर के मेंबर्स। इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो कम से कम जो अपने साथ जुड़े हैं योगाहार कोर्स में, वो लोग अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ये बातें शेयर करें और उनके बेनिफिट का फायदा उठाए। आगे औषधि की व्याख्या में आता है हंसी। खड़खड़ाट हंसना भी एक औषधि है, और गहरी नींद भी एक औषधि है। थोड़े टाइम पहले भी मैंने शायद बात इसमें बोला था या गुजराती वालों के लेक्चर में बोला था कि आपको गहरी नींद नहीं आती है, और मान लो आपको सोने नहीं दिया जाए थोड़े दिनों के लिए कंटिन्यूअस, मान लो आपको 10 दिन तक बिल्कुल 1 मिनट का भी सोने का अवसर नहीं दिया जाए 24 घंटे में, तो हो सकता है कि आपको 10 दिन के बाद आपके शरीर में कोई ना कोई प्रकार का कैंसर डेवलप हो जाए। ये प्रूव हो चुका है। व्यक्ति के शरीर में बीमारी लानी है तो उसको नींद से दूर हटाओ, दूर भगाओ, उसको नींद आने मत दो। किसी न किसी वजह, कोई न कोई काम करवा के उसको सोने मत दो, तो वो थोड़े ही दिन में बीमार हो जाएगा। हाँ, कैसा भी व्यक्ति हो, उसको और 10 दिन तक आप नहीं करवाओगे उसको नींद, तो शायद हो सकता है कैंसर की बीमारी भी लग जाए उसको। तो गहरी नींद, अच्छा गहरी नींद कितनी होनी चाहिए? तो गहरी नींद शरीर के शारीरिक श्रम और मानसिक श्रम के ऊपर आधारित होती है, और वो शरीर तय करता है आपको 3 घंटे की गहरी नींद की आवश्यकता है, 4 घंटे की जरूरत है, या 6 घंटे की, या 8 घंटे की। उसके ऊपर डिटेल में हम जब बीमारी के ऊपर हम बातें करेंगे, पर्टिकुलर हर एक टाइप की हम बीमारी कवर करेंगे, तो उस टाइम इसके ऊपर चर्चा करेंगे हम। दोस्तों और परिचितों से मिलना जुलना भी औषधि है, क्योंकि आप
आपके दोस्तों से दूर हो जाओगे, आपके जो रिलेटिव्स है उससे दूर हो जाओगे, आपको किसी के साथ बातचीत करने का मौका ही नहीं मिलेगा। और जैसे जंगल में गए हैं, किसी किसी के साथ कोई पहचान वाला ही नहीं है, अनजान प्रदेश में चले गए हैं, आप अकेले किसके साथ बात करोगे, क्या बात करोगे? अपने आप को अकेला महसूस करते हैं तो भी शरीर में समस्याएं आती है। तो हमेशा अपने परिचितों के साथ मिलते जुलते रहो, चाहे उन लोगों के विचार आपसे अलग हो, इससे कुछ लेना देना नहीं है। हेलो हाई तो कम से कम होना चाहिए। विदेश के अंदर लोग हेलो हाई भी नहीं करते हैं, मिलते ही नहीं, अपने पड़ोस में कौन रहता है वो भी लोगों को पता नहीं होता है। बहुत बड़ी समस्या है। क्या दिक्कत है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि पड़ोसी को मिलना, पूछना, तो इसमें गलत क्या है? आप उसको पहचानो, क्या काम कर रहा है, उसको कोई कोई चीज की आवश्यकता है, कोई दिक्कत है तो आप उसको हेल्प करो। आपको कोई दिक्कत होगी तो वो आपको हेल्प करेगी। हमारा सनातन धर्म तो ऐसा नहीं बोलता है कि आप पड़ोसी को डिस्टर्ब मत करो। हाँ, डिस्टर्ब तो नहीं करना है, लेकिन उनकी परमिशन लेके, उनकी अनुमति लेके उससे बातचीत तो कर सकते हो। कौन है, कहाँ से आया है, क्या कर रहा है, हाँ, आप जानोगे तो आपको कभी काम आएगा। आपके बारे में वो जानेगा तो उनको आप काम में आओगे। ये विदेशी लोगों की जो मानसिकता होती है, और यहाँ इंडिया से जाने वाले लोग भी ऐसे ही हो जाते हैं, मिलना जुलना बंद हो जाता है। हमेशा खुश रहे और मुस्कुराते रहना भी औषधि है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। आपके चेहरे पे कभी उदासी नहीं होनी चाहिए। सैडनेस ये बीमारी की जड़ है, नहीं होनी चाहिए। खुश रहो जो भी स्थिति है, पैसे ज्यादा है, कम है, दिक्कत है, घर में समस्याएं चल रही है, शरीर में समस्याएं है, कुछ भी है। आपने वो प्रेमानंद को सुना होगा जो पीले कपड़े वाले होते हैं। तो वो प्रेमानंद के वीडियोज होते हैं, आपको भी यूट्यूब पे मिल जाएंगे। वो इंसुलिन लेते हैं, डायबिटिक पेशेंट है, फिर भी आप उनकी बातें सुनेंगे तो पता चलेगा कि ये इसी तरह बात करते हैं, इस तरह बिहेव करते हैं जैसे उनको कोई बीमारी ही नहीं है। तो ये मुस्कुराते रहना बहुत आवश्यक है, आपको ये भी समझ लेना चाहिए। उसको हो सके इतना अपने चेहरे को मुस्कुराते रखो। हाँ, आप मेडिटेशन में बैठे हैं या कोई ध्यान में है या कोई काम करते हैं तो गंभीरता से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप जब ध्यान लेके कोई काम करते हो तो उस टाइम मुस्कुराहट चली जाती है मुंह पे से, क्योंकि आपका फोकस काम पे है। तो उतने टाइम नहीं हो सकता है मुस्कुराना, लेकिन नॉर्मल वेज में आप जब फ्री है, जा रहे हो, एक दूसरे को मिल रहे हो तो हंस मुस्कुराते रहिए। सकारात्मकता औषधि है, पॉजिटिव थॉट्स। भले आपको देख रहे हो कि भी ये कुछ नहीं हो सकता, लेकिन पॉजिटिव सोचने में क्या दिक्कत है? हाँ, मोदी साहब कई बार बोलते हैं कि भाई आपको सोचना है तो अच्छा ही सोचो। और बड़ा सोचो, छोटा भी मत सोचो। सोचने के तो पैसे लगते ही नहीं है, तो क्यों ना बड़ा सोचे, क्यों ना अच्छा सोचे। पॉजिटिव सोचो कि भाई सबका भला होगा, मेरा होगा, मैं सारी सब बातें सीख लूंगा, मैं हजारों लोगों को उनके जीवन में खुशी दे दूंगा। हाँ, पता है कि भी ये नहीं होने वाला है, लेकिन पॉजिटिव थॉट्स रखने में कोई नुकसान नहीं है। और पॉजिटिव थॉट रखने से फायदा ये होता है कि जब आपकी सोच पॉजिटिव हो जाती है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देने लगता है। लेकिन आप शुरू से ही ऐसी बातें करने लगो, अरे ये तो कुछ कर होगा नहीं, ये करने का कोई फायदा नहीं, इसको छोड़ दो, लोग सुधरने वाले नहीं है, ऐसा नेगेटिव सोचोगे ना,
तो आप जब कुछ वही काम करने जाओगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको ही सपोर्ट नहीं करेगा। अब आपको आपका खुद का सबकॉन्शियस माइंड आपको सपोर्ट नहीं करेगा, तो दूसरे लोग तो आपको क्या सपोर्ट करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। सोच बदलो कि भाई मुझे ये करना है, ये मैं कोर्स कर लूंगा, फिर मैं मेरे हाथ से हजारों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाऊंगा। सोचते रहो बस, पॉजिटिव रहो। दया और करुणा औषधि है। हाँ, ये भी बहुत बड़ी चीज है। किसी भी व्यक्ति के साथ करुणा रखो, दया भाव रखो, उनकी हालत को देख के उसके साथ व्यवहार करो। अब जो अनपढ़ व्यक्ति है उनके पास आप सोफिस्टिकेटेड बिहेव की अपेक्षा रखोगे तो आप पागल हो। अब जो बेचारा अनपढ़ है, गंवार है, उनके जीवन में कुछ उन्होंने उनको कुछ मौका ही नहीं मिला है, गरीबी में जन्मा है या पैसे में या किसी भी हालत पे उसकी स्थिति खराब है, ऐसी जगह उसका जन्म हुआ है जहां उसको कुछ ऐसा सीखने का मौका है। आप पाकिस्तान में चले जाइए, पता चलेगा लोगों की हालत कैसी है। अब वहीं जन्म ही ले लिया है तो वो लोग कैसे आपकी तरह सोच सकते हैं, आपकी तरह बिहेव कर सकते हैं? तो ये तो बात ऐसी हो गई कि भाई कुत्ता हाथी के पीछे भौंकता है तो हाथी हाथी भी क्या भौंकने जाएगा? तो करुणा और दया आपके हार्ट में होना चाहिए। व्यक्ति की पोजीशन देख के, व्यक्ति सामने वाली व्यक्ति दिख रही है कि उसके कपड़े का ठिकाना नहीं है, उसकी शरीर का ठिकाना नहीं है, अब इतना गरीब है, तो जरूरत पड़े तो आप अपने जेब में से थोड़े पैसे निकाल के उसको दे दो या कुछ खाने पीने का कुछ दे दो। उसकी थोड़ी मदद करो, थोड़ी दया करो। हमारे सनातन में तो ठंडी की मौसम होती है तो कुत्ते को भी लड्डू बना के खिलाने की व्यवस्था है। हाँ, कुत्तों को भी मिठाइयाँ खिलाने की है। तो आप तो मनुष्य के साथ बिहेव कर रहे हो। हाँ, व्यक्ति की पोजीशन देखो, उसकी स्थिति देखिए, उसकी हालत देखिए, फिर उसके पास से पैसे लेने हैं नहीं लेने हैं, कितना दान करना है, वो सब देख के उसको किया करो। आप मंदिर में जाके दान दे दो, इससे अच्छा है ऐसे लोगों को आप सीधे अपने हाथों से दे दो, क्योंकि मंदिर वाले ले जाएंगे, वो सही में दान अच्छी जगह करेंगे या नहीं करेंगे ये आपको भी पता नहीं है, और उन लोगों को भी पता नहीं है, लेने वाले को भी, हम क्या सही कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं। तो हो सकता है तो आप अपने हाथों से ही करो। इससे बड़े वो भी एक बड़ी औषधि है, क्योंकि ये जो जहां जहां आपके दया भाव, आपका करुणा, आपकी करुणा जहां जहां जिसके सामने प्रकट होगी ना, वहीं से आपको बहुत बड़े आशीर्वाद मिलने वाले हैं। और ये आशीर्वाद वही औषधि आपके जीवन में हो जाएगी, कई काम आपके कर लेंगे। कृतज्ञता और प्रेम औषधि है। हाँ, कृतज्ञता होनी चाहिए जीवन में। आपको जिस व्यक्ति ने पढ़ाया लिखाया है, सिखाया है, कुछ करने के लायक किया है, कुछ काबिल करके रखा है, सब लोगों का रोल होता है इसमें। हमारे टीचर्स होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, कई बार हमारे पड़ोसी भी इतने अच्छे होते हैं जो आपको कई चीजें चीजें सिखा देते हैं। तो जो चीज में आपको नॉलेज नहीं था, वो चीज का नॉलेज आपको किसी ने दिया है, चाहे दुश्मन ने भी दिया हो, तो उसकी कृतज्ञता आपको उनके सामने रखनी चाहिए कि भाई ये आपके वजह से मुझे ये मिला है। उसको भूलना नहीं चाहिए। तो सबके साथ प्रेम करो, ये भी बहुत बड़ी औषधि है। नियमित ध्यान, मेडिटेशन, ये तो हमारा जीवन का सबसे बड़ा टूल है। मेडिटेशन एक ऐसी चीज है, और हमारे सनातन धर्म में मेडिटेशन से बढ़िया कोई आध्यात्मिक शस्त्र नहीं है, कोई नहीं है। मेडिटेशन इज द बेस्ट टूल। हमारे जीवन में शांति चाहिए, मोक्ष चाहिए, आनंद चाहिए, तो बिना मेडिटेशन कुछ होने वाला नहीं है। और मेडिटेशन
जितना आपका अच्छा, इतने सारे काम आपके अच्छे होते रहेंगे। ये मेडिटेशन और एक्सपर्टाइज, हाँ, क्योंकि हर व्यक्ति की एक्सपर्टाइज अलग अलग होती है, अलग अलग फील्ड में। हाँ, कोई अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर होता है, कोई अच्छा मैथमेटिक्स का प्रोफेसर है, कोई साइंस का है, कोई अच्छे डॉक्टर होते हैं, कोई ऑपरेशन अच्छे कर पाते हैं, कोई मेडिसिन में होशियार होते हैं, कोई राजकारण में होशियार होते हैं। तो हर व्यक्ति जो अपने फील्ड में एक्सपर्ट है, तो एक्सपर्टाइज ऐसे नहीं आती है, मेडिटेशन से ही आती है। क्योंकि जब वो काम करता है, उस टाइम वो अपने ध्यान को इतना कंसंट्रेट करता है वो काम के लिए, तभी वो काम अच्छा कर पाता है। तो मेडिटेशन तो हमारे जीवन में सुबह में उठते हैं तो शाम तक जितने अच्छे आप काम करते हो, वो सब मेडिटेशन से ही होते हैं। और मान लो आपने जो काम अच्छा कर लिया, तो आपको मान ही लेने का कि वो काम करने के टाइम आपने सबसे बढ़िया मेडिटेशन किया। मेडिटेशन बहुत काम की चीज है, आपको उसको सीखना चाहिए। और ऐसे जो जो काम आप अच्छी तरह करते हो, उस टाइम वो मेडिटेशन ही हो रहा है। और आप मार्क कर लेना, आप जो भी काम बड़े ध्यान से करते होगे ना, उस टाइम आपके श्वास की गति बिल्कुल स्लो मोशन में चलती होगी। आप चेक कर लेना, किसी भी व्यक्ति को आप चेक कर सकते हो, 100% यही रिजल्ट मिलेगा आपको। उस टाइम उसका श्वास जो होता है ना, वो एकदम स्लो होता है, तभी वो परफेक्ट काम कर सकता है। और तभी काम अच्छा हो सकता है। आप फास्ट श्वास लेके कभी कोई परफेक्ट काम नहीं कर सकते। ये नेचर का नियम है, कुदरत का नियम है। ठीक है। तो मेडिटेशन, नियमित ध्यान औषधि है। कुछ अवसरों पर मौन रहना भी एक औषधि है। कभी कभी एकांत में चले जाना भी मेडिटेशन है। हाँ, दूर चले जाओ, एक दिन सोशल मीडिया से दूर रहिए। पूरा दिन व्हाट्सएप नहीं देखना है, फेसबुक नहीं देखना है, ऑन नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, यूट्यूब नहीं देखना है, कुछ नहीं करना है। तो वो भी एक औषधि है। ये भी सीखने की जरूरत है। आज तक आजकल लोगों को ये बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जितने ये जो गैजेट्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स, वो गैजेट्स इतनी ज्यादा हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं कि उनके जो प्रभाव आने वाले समय में होने वाले हैं, और सबसे बड़ा रिस्क क्रिएट हो रहा है, वो है कैंसर होने का डर। अब आपके बच्चे, 1 साल के 2 साल के बच्चे अपने हाथ में मोबाइल ले लेते हैं। अब पूरी जिंदगी जब ये हाथ में मोबाइल लेके घूमेंगे, तो मुझे तो डर है कि वो 100 साल जी नहीं पाएंगे, ये 50 साल में खत्म हो जाएंगे। ये आने वाले समय में, क्योंकि उसका रेडिएशन बढ़ने वाला है, ये कम नहीं होने वाला है। तो इसके लिए भी हमको कुछ सोचना पड़ेगा, उसके प्रोटेक्शन के लिए भी कुछ न कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। और प्रोटेक्शन के लिए जो जो है, हाँ, बीच में भी एक रेडिएशन के ऊपर अपने ही ग्रुप में एक वीडियो रखा था डॉक्टर राजेश मेहता साहब ने। हाँ, आपने शायद नहीं देखा है तो एक बार देख लेना। और मेरे हिसाब से गाय के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, गाय का गोबर, उसकी चिप्स बनती है। और ये चिप्स आप मोबाइल के पीछे, आपके मोबाइल के कवर के साथ लगा के रखोगे, और इसके ऊपर रिसर्च भी हुआ है कि मोबाइल की रेडिएशन की ताकत जो है नुकसान करने की, वो काफी मात्रा में न के बराबर हो जाती है, इतनी डाउन हो जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, भविष्य में आपके बच्चों के लिए इसके ऊपर आपको थोड़ा अवेयर होने की आवश्यकता है। तो इसको कभी कभी छोड़ो, हफ्ते में एक आध दिन उससे दूर रहो, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट से, तो वो भी एक औषधि का काम करेगा।
हाँ, कुछ अवसरों पर मौन रहना आवश्यक होता है, क्योंकि अ, जहाँ कोई गलत बहस चल रही है, अब बहस करने वाले ही अ, बिल्कुल अनपढ़ है, जिसको पता ही नहीं है किसके बारे में हम बहस कर रहे हैं। ऐसे लोगों के बीच में जब आप जाके आप भी अपनी बात रखने जाओगे, तो आपको भी वो लोग पागल कहेंगे। इससे अच्छा है कि चर्चा हमेशा अपने लेवल के व्यक्तियों के साथ ही करनी चाहिए। इसके अलावा चाहे कैसी भी बहस चलती हो, आपको इसमें बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है, और ये मौन रहोगे ना, तो आपका फ़ायदा है। तो ये भी एक औषधि का काम करती है, और कुछ आप बोल दोगे, तो आप कहने जाओगे कुछ अच्छी बात, लेकिन सामने वाले ऐसे होंगे कि आपकी सही जो आपका जो गाइडेंस है वो सही है आपके हिसाब से, लेकिन उसको ऐसा लगेगा कि साहब हमको ये कुछ अलग सिखा रहे हैं, और ये कुछ गलत बात लेके जाएँगे और आपकी इमेज को धक्का लगाएँगे। इससे अच्छा है मौन ही रहिए, ठीक है? अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण अच्छा दोस्त जिसके साथ जीवन की सब कुछ बातें साझा कर सकते हैं, ऐसे दोस्त भी होने चाहिए। जिसके साथ आप आपकी अंगत बातें भी उसके साथ बता सको, शेयर कर सको। और दोस्त रखना है, तो हो सकता है तो बनिया रखने का। हाँ, बनिए जो होते हैं, जैन लोग, वो आपकी बात दूसरे को कभी नहीं बताएँगे। ज़्यादातर मैंने ये देखा है। आपकी और उनके साथ जो भी बात रहेगी, तो आपके 2 के बीच में रहेगी। वो तीसरे को कभी नहीं बताएगा। अच्छा, बनिया एक ऐसा, क्योंकि जैन लोगों की एक मानसिकता होती है कि वो लोग कुछ भी कर्म करने से पहले 100 बार सोचते हैं, फिर उसके ऊपर अमल करते हैं। तो आपको कुछ भी काम करना है, बिज़नेस करना है, फैमिली का कोई प्रोग्राम है, कोई किसी भी प्रकार का, तो आप उनके साथ खुले दिल से, आपके जो दोस्त होते हैं, उसके साथ आप मिलिए, उससे बात करो, तो हो सकता है तो वो बनिया आपको सही रास्ता दिखाएगा। क्योंकि वो सोच के ही आपको कुछ बोलेगा, और आप ऐसे दूसरे किसी भी मित्र को बात करोगे, अपने रिलेटिव को बात करोगे, तो वो अटसट्टे ही बोल देगा, हाँ, कर लो या नहीं करो, बस। वो बिना सोचे ही आपको सिर्फ़ अच्छा दिखाने के लिए बोलेगा वो। लेकिन बनिया कभी अच्छा दिखाने के लिए कभी नहीं बोलते। वो जो भी बोलेंगे, वो तोल-मोल करके ही बोलेंगे। ये ध्यान रखो। तो जीवन में एक अच्छा बनिया दोस्त होना चाहिए, ठीक है? वो कभी-कभी आपको गाइड करे। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक शॉर्ट में पूरे कोर्स का योगाहार की जो पुस्तक है, वो पुस्तक का जो अल्टीमेट जो कंक्लूज़न है कि भई हमको हमारी दैनिक दिनचर्या कैसी रखनी चाहिए, सिंपल सी। तो दैनिक दिनचर्या के बारे में यहाँ शुरू में हमने बता दिया है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। डिटेल में हम एक-एक टॉपिक में जाके पढ़ने वाले हैं। लेकिन जो ओवरऑल जो है, वो ज़रा हम देख लेते हैं कि सुबह उठकर प्राकृतिक मल को त्याग दें, नेचुरल टॉयलेट कर लें, और एनिमा से बड़ी आंत को साफ कर लें। यहाँ सवाल ये भी आता है कि भई रोज़ एनिमा लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? इसमें भी मतांतर है, लोगों का, कई लोगों का बोलता है कि नहीं लेना चाहिए, कई लोग बोलते हैं लेना चाहिए। हमारा एक्सपीरियंस ऐसा कहता है कि लेना चाहिए, और हम लेते हैं। पिछले 10 साल से हम रेगुलर एनिमा लेते हैं, टॉयलेट करने के बाद भी। इससे फ़ायदा ये होता है कि टॉयलेट हो जाता है शुरू में, फिर जब हम एनिमा लेते हैं, तो बचा-कुचा हुआ थोड़ा और मल जो है अंदर पड़ा रहा है रेक्टम के अंदर, वो भी निकल जाता है, और पूरा दिन अच्छा रहता है। कोई नुकसान अभी तक हमको महसूस नहीं हुआ है। इसके ऊपर रिसर्च जो भी कहती हो,
लेकिन हमारा अनुभव ऐसा कहता है कि फायदा है। हाँ, रेगुलर एनिमा किसको नहीं लेना चाहिए, उसके ऊपर हम चर्चा बाद में करेंगे, एनिमा के टॉपिक पे जब हम जाएँगे तब। एनिमा लेने की जो विधि है, पुस्तक में दी गई है, यूट्यूब चैनल पे भी है, हमारी योगाहार की यूट्यूब चैनल पे है, वहाँ भी आप देखी जा सकती है। इस चैनल पर प्रत्येक बीमारी के असंख्य वीडियो ऑनलाइन देखे जा सकते हैं। आरोग्य जीवन यात्रा की प्लेलिस्ट में आपको किसी भी प्रकार की बीमारी के बारे में उसके रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे आपको। जिन लोगों ने देखा है उसको पता है, आपने नहीं देखा है तो योगाहार नेचुरल डाइट सिस्टम ये लिख के आप यूट्यूब चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट में आरोग्य जीवन यात्रा के वीडियो बहुत सारे हैं। तो इसमें सब प्रकार के आज तक कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसके ऊपर हमने कोई वीडियो ना बनाया हो। तो आपको वहां से मिल जाएगी। दूसरा दैनिक दिनचर्या में प्रतिदिन योग प्राणायाम करना आवश्यक है। अब योग प्राणायाम की बात आई तो लोग ऐसा सोचते हैं कि साहब ये योगाहार करना है या योग करना है। तो योग का मतलब क्या है? प्राणायाम एक अलग चीज है, योग अलग है, जिसको हम आसन के तौर पे लेते हैं। तो योग इसमें आपको आसन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्राणायाम जो है वो आपको हर रोज थोड़े-थोड़े करते रहना चाहिए। क्योंकि जितना फायदा प्राणायाम करके देती है इतना आसन से होने वाला नहीं है। आप डाइट पे ध्यान रखोगे तो आसन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आसन इसीलिए होते हैं कि आसन करने से हमारे शरीर के पर्टिकुलर आसन करने से पर्टिकुलर ऑर्गन पे दबाव आता है, प्रेशर होता है। तो कोई भी चीज जब दबती है तो हमारा शरीर के हर एक ऑर्गन की भगवान ने जब डिजाइन बनाई तो वो जड़ नहीं है, वो फ्लेक्सिबल है। तो आप कोई भी ऑर्गन को दबाते हैं तो वो थोड़ा दबता है, और दबता है तब क्या होता है कि आपके वो ऑर्गन के अंदर जो भी कचरा जमा पड़ा है या जो भी अंदर अशुद्धियां है वो प्रेशर से खून में आगे चली जाती है, और नया फ्रेश जब रिलीज करते हो तो नया फ्रेश खून अंदर आ जाता है। तो ये ऐसे जो स्पंज होते हैं, रबर जो हमारे गद्दे जो होते हैं स्पंज, जिसको आप दबाते हो तो दबते हो और रिलीज करो तो अपनी शेप में वापस आ जाते हैं। तो ये इसी प्रकार की हमारी पेशियां होती है बॉडी की। अब जो लोग योगाहार करेंगे तो योगाहारी के शरीर में तो अब उनके ऑर्गन में ऐसी अशुद्धियां रहती नहीं है जिसको दबा के निकालने की आवश्यकता रहे। तो आसन की तो आपको जरूरत पड़ेगी ही नहीं। लेकिन प्राणायाम जो है वो आहार से आपको उसका वो आपको मिलने वाला नहीं है फायदा कि आपने आहार पे ध्यान रख दिया तो प्राणायाम की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्राणायाम एक अलग चीज है, डाइट एक अलग चीज है। हाँ, अच्छे डाइट से आसन की आवश्यकता नहीं रहेगी, वो बात पक्की। तो योग प्राणायाम जो लोग डाइट में 100% नहीं फॉलो कर सकते उसको आसन और प्राणायाम दोनों को भी साथ में प्रतिदिन उसका लाभ लेना चाहिए। योग या व्यायाम न करे उस दिन दोपहर तक आप 6-8 घंटे तक उपवास करें। मान लो आप सुबह में योगा आसन करते हो 1-1.5 घंटा आपके शरीर के साथ, आप कुछ शरीर के फायदे के लिए कर रहे हो योगा आसन प्राणायाम करते हो तो आपको सुबह की उपवास की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप मान लो नहीं कुछ कर रहे हो तो बेटर ये है कि आप सुबह से दोपहर तक का एक फास्टिंग करें। शुरू में मान लो आपको 6-8 घंटे की फास्टिंग संभव नहीं हो पाती है तो आप 2 घंटे से शुरू करें और धीरे धीरे प्रतिदिन आधा घंटा
उपवास बढ़ाते जाइए और थोड़े दिनों के बाद आपको एक टाइम का उपवास आपके शरीर का एडजस्टमेंट हो जाएगा, शरीर उसका हैबिचुअल हो जाएगा बाद में। तो पहले दिन से नहीं कर सकते हो तो धीरे-धीरे के बढ़ाओ। आसन प्राणायाम में भी आपको ध्यान रखना है कि शुरू में कर रहे हो तो धीरे-धीरे करना है, फिर धीरे-धीरे उसकी इंटेंसिटी बढ़ानी है आपको। दोपहर तक आपने उपवास किया है तो दोपहर में आप सलाद खाइए, फल खाइए, सब्जियाँ खाइए, हाँ? और कच्चे व्यंजन बनाइए, अच्छी-अच्छी टेस्टी चीज़ बना सकते हो। आपको अच्छी चीज़ों की रेसिपी बुक भी आती है और रेसिपी के वीडियोज़ का पूरा एक यूट्यूब चैनल है हमारा। तो आप उसमें देख के भी रॉ फूड की बढ़िया-बढ़िया व्यंजन, बढ़िया-बढ़िया चीज़ें बना के आप दोपहर को हरी पत्तियों के रस या चटनियों के स्वादिष्ट चटनियों के साथ आप खाइए। खाने में इस बात का ध्यान रखिए कि जितना भोजन उतनी मुँह की सलाइवा यानी मुँह की लार भोजन के साथ पेट में जाए। जिन लोगों को एक से अधिक रोग है, वो अधिक मात्रा में यानी कुल भोजन का 50% तक हरी पत्तियाँ ले सकते हैं, क्योंकि जो जितना ज़्यादा बीमार, उतनी उसके भोजन में पत्तियों का ज़्यादा होना आवश्यक है। बुजुर्ग लोग इसका सेवन धीरे-धीरे जूस या चटनी के रूप में भी कर सकते हैं। तो हमारा दोपहर का भोजन योगाहार के हिसाब से तो पूरा रॉ फूड ही होना चाहिए। एसिडिटी वाले जो लोग हैं, वो लोग कच्चा में भी ध्यान रखें खट्टा और गरम मसाले का प्रयोग न करें, क्योंकि वो एसिडिटी को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं। कफ प्रकृति वाले मीठे फलों की जगह खजूर या शहद जैसे चीज़ों का प्रयोग करें। वायु प्रकृति वाले मिठाइयाँ, अधिक पके हुए फल से बचें और साथ में प्रोटीन वाली चीज़ें जो दालें होती है उससे भी बचें, वायु प्रकृति वाले को। गैस से बचाव के लिए सिंधव या संचल ब्लैक सॉल्ट सेंधा नमक या काला नमक या तो ज़्यादा आपको गैस की समस्या है, वायु की समस्या है, तो आप तड़का लगाने के लिए जो हींग होती है उसका भी प्रयोग करना चाहिए ज़रूरत पड़े तब। दोपहर से शाम तक कुल 8 घंटे तक आवश्यकता अनुसार 2-3 बार आप खा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भी खाए, कच्चा ही खाए, रात का एक ही बार पकाया खाइए। एक ही बार भोजन पकाया खाना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। हम योगाहार में एडवाइस देते हैं। हम पिछले 10 साल से एक ही बार भोजन करते हैं पकाया, बाकी पूरा दिन हम कच्चे पे रहते हैं। भोजन के बाद पाचन के लिए आवश्यक लार पेट में भोजन के लिए शरीर में जाए इसके लिए खजूर है, सूरजमुखी है, कद्दू के बीज है, इमली के बीज है या खजूर का बीज मुंह में रख के उसको चबाइए या मुंह में घुमाइए। चबा तो नहीं सकते खजूर के बीज को, मुंह में घुमाइए तो मुंह में एक्स्ट्रा लार, एक्स्ट्रा सलाइवा निकलेगी और वो पेट में आप भेजो तो आपकी पाचन में मदद मिलेगी। तो हम इसके लिए एक अच्छा एडवाइस देते हैं कि आपको एक पूरी पान ले लेना है भोजन के बाद। इसके अंदर आप छोटी-छोटी अलग-अलग चीज़ें जो चीज़ें हैं खजूर है, शहद है या तो ग्रेप्स होती है या तो सनफ्लावर सीड है, पम्पकिन के सीड है, या तो आप गुड़ ले सकते हो, या तो फिर आप इसके अंदर मरी मसाले भी तेज पत्ती है या जो लविंग होती है ऐसा या कुछ न कुछ आपको जो अच्छा लगता है ऐसी चीजें पुदीना है ऐसा कुछ न कुछ डाल के कपूरी पान का पान बनाइए, देसी हर्बल पान। इसमें आपको काथा नहीं लगाना है, चूना लेने की आवश्यकता नहीं है। ये 2 चीज़ नहीं लेनी है आपको, लेकिन खान-पीन में जो मसाले के तौर पे या मुखवास में जो हम चीज़ें लेते हैं, वो सारी चीज़ें आपको कपूरी पान में डाल के
धीरे धीरे चबा के खाना चाहिए। तो इससे क्या होगा, मुंह में सलाइवा बढ़ेगी और वो पेट में जाएगा। ये नहीं ले सकते हो तो कम से कम तिल के बीज है या पंपकिन या सनफ्लावर सीड्स, उसको चबा चबा के खाना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके दांतों में ये जो रॉ कच्चे दाने जो है, जिसके अंदर तेल है, तेलीबिया है जो, वो तेल आपके मुंह के दांतों के बीच में वो रहेगी। तो इससे दांतों की सड़न होगी नहीं, आपकी दांत मजबूत रहेंगे। तो कुछ भी भोजन करो तो पहले थोड़ा पानी लेके कुल्ला कर लो, साफ कर लो। फिर आप थोड़े बीज ले लीजिए, तिल के ले लीजिए या कद्दू के बीज या तो सनफ्लावर सीड, उसको धीरे धीरे चबा 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 करके रस करके फिर पी लीजिए, खा लीजिए। तो आपके दांतों की मजबूती बहुत बढ़िया रहेगी और दांतों में भविष्य में प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। अच्छा, दांत को बचाने के लिए दूसरा एक और भी रास्ता है साथ में, कि भोजन खत्म होने के बाद आपको कम से कम थोड़ा पानी मुंह में लेके आधी मिनट तक, आधी मिनट यानी 30 सेकंड तक कंटिन्यूअस कुल्ले करते रहना है, मुंह को घुमाते रहना है पानी को अंदर, मुंह के अंदर। तो इससे भी आपके जो जड़बे है, जड़बे के मसल्स जो है दांतों के नीचे, वो सब मजबूत हो जाएंगे, अंदर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा और दांत मजबूत हो जाएंगे। तो एक ये भी तरीका है दांत को बचाने के लिए। रात के समय जो लोग स्वस्थ होते हैं या किसी बीमारी से ग्रस्त नहीं है, वे लोग गेहूं, चावल, मक्का, थोड़ा बाजरा के बजाय 25 या 30% अनाज, इसमें छोटे दाने वाले अनाज, जिसको बोलते हैं लिटिल मिलेट। तो देसी अनाज जैसे मोरैया है, सामा है, गुजराती में होते हैं तांद्रा, कुदरी, बंटी, ऐसी अनाज को इस्तेमाल करें। जो लोग बीमार नहीं है वो मिक्स भी कर सकते हैं ये लिटिल मिलेट के साथ। गुजरात में रागी, बाजरा जैसे अनाजों पर जोर दे, क्योंकि आप जहां रहते हो वहां जो छोटे दाने वाले अनाज होते हैं वही आपके लिए काम के हैं। तो ये छोटे अनाज जो है लिटिल मिलेट है। ये लिटिल मिलेट को सुबह में भिगोए, दोपहर को मिट्टी के बर्तन में पकाए और ये पक जाने के बाद इसके ऊपर या तो सूती कपड़ा बांध लो या तो छन्नी रख दो और ठंडा हो जाए, फिर इसके अंदर दही डाल के रख दो और शाम को उसको अचार के साथ या पकाई हुई सब्जी के साथ खाए। सब्जी ज्यादा खानी चाहिए, अनाज कम खाना चाहिए। अनाज वही लोग ज्यादा खाए जो लोग मजदूरी ज्यादा करते हो। और सब्जियां हो सकती है तो मिट्टी के बर्तन में ही पकाने की ध्यान रखिए। एल्यूमिनियम के बर्तन में या जो पित्तल के बर्तन होते हैं इसमें मत पकाइए। सब्जी कभी कुकर में नहीं पकानी चाहिए। दूध और उसके उत्पादन, दूध, चाय, कॉफी, उसको छोड़ दीजिए। दही, मक्खन का सेवन करना चाहिए। तो रात के खाने में आप ये चीज, दही की जगह आप छाछ भी ले सकते हो, लेकिन वो खट्टी नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये ध्यान रखें। जिन लोगों को गंभीर बीमारी है वो अपक्व का ही सेवन करे, तब तक करे जब तक वो बीमारी से ठीक ना हो जाए। तो जो लोग बीमार है उन लोगों के लिए तो सबसे अच्छा यही है कि वो रॉ फूड पे ही रहे, रात का एक टाइम पकाया भी ना खाए। कब्ज या भारी पेट होने पर रात को भोजन के 2-3 घंटे बाद सोते समय, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की समस्या है वो लोग मल शुद्धि का घोली या तो उसका पाउडर ले सकते हैं, या तो त्रिफला चूर्ण भी ले सकते हैं। त्रिफला तो सब लोगों के लिए एडवाइस की हुई है आयुर्वेद ने, क्योंकि त्रिफला ये सबके लिए फायदे वाला ही है, क्योंकि त्रिफला का काम ही है कफ, पित्त और वायु तीनों प्रकृति को कंट्रोल करने का।
तो जो लोग योगाहार अच्छी तरह नहीं कर पाते हैं, वो लोग अपनी आंतों की सफाई के लिए त्रिफला का रेगुलर उपयोग कर सकते हैं। मल शुद्धि जो होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, उसका प्रयोग हफ्ते में 1 या 2 बार ही करना चाहिए। त्रिफला आप हर रोज ले सकते हो। जो लोग कम वजन वाले हैं, वो लोग खट्टे फल से दूर रहे, क्योंकि खट्टे फल का काम है वजन को कम करना, एसिडिटी बढ़ाना। तो जो लोग कम वजन वाले हैं, पित्त प्रकृति वाले हैं, वो भी खट्टे फल से परहेज करें। मीठे फल कम वजन वाले को थोड़े ज्यादा खाने चाहिए। हाँ, इतना ज्यादा नहीं खाना चाहिए कि वो कफ कर ले। अधिक वजन वाले लोगों को मीठे फल कम करने चाहिए, खट्टे ज्यादा खाने चाहिए, क्योंकि खट्टे का काम है वजन कम करना, मीठे का काम है वजन को बढ़ाना। अगर आपको कमजोरी महसूस होती है तो आपको मीठे फल थोड़े थोड़े बीच में लेते रहने चाहिए। मीठे का काम है एनर्जी देना, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, जो मीठे फल होते हैं वो सब कार्बोहाइड्रेट्स है, तो आपको एनर्जी के लिए अच्छे काम है। हाँ, जो लोग कफ प्रकृति वाले हो और उनको कमजोरी महसूस है, तो उन लोगों को खून की जांच करा लेनी चाहिए। खून कम है तो प्रिकली पियर्स, जिसको फिंडला बोलते हैं, जो नेचुरल फ्रूट आता है, एक वन टाइप ऑफ कैक्टस ही होता है, कांटे वाला प्लांट होता है, उसका फल का जूस होता है, तो वो लेने से उसकी खून की मात्रा बढ़ जाती है, हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। और कफ प्रकृति वाले मीठे फल लेंगे तो कफ बढ़ जाएगा, तो उनके लिए अच्छा यही है कि वो शहद या प्योर होना चाहिए और ये खजूर जैसी चीजें वो खाए, जिससे कफ नहीं होगा और एनर्जी भी मिलेगी। इस प्रयोग को करते समय कुछ दिनों के बाद आपको सर्दी बुखार ऐसा कोई प्रभाव दिखता है, तो उस दिन बिना पानी के उपवास कर ले। तो आपको तुरंत दूसरे दिन में राहत मिल जाएगी। प्रयोग को छोड़ देना नहीं चाहिए। शरीर में उस बीमारी की जांच कराकर दवाइयों की जरूरत कम करें, क्योंकि आपकी जो बीमारी है वो बीमारी की हालत को चेक करा के आपकी बीमारी की जो दवाइयां है ये एकदम बंद कर लेनी नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे का चैप्टर हम लेते हैं। अब इंट्रोडक्शन आया, तो पुस्तक का जो इंट्रोडक्शन का जो चैप्टर है वो अभी 5वें नंबर पे आया है। आगे जो भी हमने बातें की वो सारी बेसिक बातें था, बेसिक नॉलेज के लिए था सब। अब हम एक एक टॉपिक को डिटेल में समझने का प्रयत्न करेंगे। तो मैं लेखक राजेश पटेल एक इंजीनियर और एक योग विशेषज्ञ हूँ। ऐसे तो गांव में पढ़ाई के दौरान जब हम छोटे थे, गांव में रहते थे, तो वहाँ अनुभव ऐसा होता था कि भाई एक तरफ धर्म होता था, दूसरी तरफ हम स्कूल में पढ़ते थे तो वहाँ साइंस पढ़ाया जाता था, और तीसरी तरफ प्रकृति भी थी। तो 3 एक्सपीरियंस हमारे जीवन में हमने देखे। स्कूल में गए तो साइंस की बातें आई, समाज में देखे तो धर्म की बातें आई, और जब नेचर के साथ जुड़े रहते थे, फार्म्स के साथ खेत खेत में जाते थे, तो वहां नेचर प्रकृति भी उनको हमको कुछ न कुछ सिखाती थी। अब ये तीन का मेल कहीं नहीं होता था। हाँ, ये तीन कभी एक साथ हमको मेल में दिखे नहीं थे। तो इन तीनों का अलग अलग तरीके से देखने पर और आगे बढ़ने पर इनमें कहीं भी तालमेल नजर नहीं आता था, और फिर उन्हें छोटी उम्र में ही समझ आ जाता है कि विज्ञान ही सच्चा है, धर्म की बातें जीवन में किसी भी चीज का दखल नहीं होने देती। तो विज्ञान पे ज्यादा भरोसा बैठता था क्योंकि वो दिखता था। जब धर्म करने से वांछित फल नहीं मिलते हैं, तब देखा जाता है कि धर्म के प्रति लगाव कम हो जाता है। कई लोग बोलते हैं भाई भगवान का भजन करो और आपको समस्याएं आपकी कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा करने से फायदा मिला हो ऐसा दिखता नहीं है।
ठीक है? तो फिर आपका धर्म का लगाव जो होता है कम हो जाता है। लेकिन यहाँ समस्या एक है कि जो धर्म को हमको सही तरह से सिखाना चाहिए, वो हम सही तरह सिखा नहीं पाए हैं। इसके लिए हमारे हमारे टाइम में तो हमको ऐसा एक्सपीरियंस हमारा रहा था। अनुभव में देखा गया है कि धर्म, कर्मकांड या ज्योतिष शास्त्र सामाजिक जीवन में लाभ नहीं पहुंचाते। ऐसा हमारा उस टाइम का एक्सपीरियंस था, जब हम छोटे थे, गांव में रहते थे। शरीर के साथ भी यही हुआ था। शरीर को स्वस्थ रखने के प्रयास में एलोपैथी, होम्योपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद, योग जैसी सभी पद्धतियों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन किसी में संतुष्टि नहीं मिलती थी। ये हमारे अनुभव थे, क्योंकि अलग-अलग जगह अलग-अलग होता था। एक दूसरे के सामने एक दूसरे की बातें, गलत बातें बताया करते थे लोग। तो अभी काफ़ी चेंज हो गया है, क्योंकि उस टाइम की बातें अलग थी। अब समय के साथ हमने काफ़ी चीज़ें सीख ली है। फिर हमको ऐसा लगता है कि भी सबके साथ कुछ न कुछ जुड़ा है, कुछ न कुछ बेनिफिट वाली चीज़ें हैं। शरीर को अच्छे हेल्थ में रखने के लिए व्यायाम और योग को हमने सीखा। बाबा रामदेव हमारे पहले गुरु थे। उन्होंने योग को बहुत बढ़ा दिया। जैसे उन्होंने पेट को गोल नौली क्रिया करते थे, वैसा हमने भी सीख लिया। लकुलिश योग यूनिवर्सिटी से विशेष योग का हमने प्रशिक्षण लिया। योग की पद्धति सर की पढ़ाई के बावजूद भी शरीर को ठीक रखने के लिए इसमें उसकी मर्यादाएं हमको देखनी पड़ी। इसमें भी हमको संतुष्टि नहीं मिली। अकेला योग भी काम का नहीं था। अकेले योग से भी सारे फायदे नहीं मिलते थे। वो हमने देखा है हमारे जीवन में, क्योंकि हमने योग के ऊपर बहुत काम किया है। बाबा रामदेव जैसे नौली क्रिया करते हैं, वैसे ही हम करते हैं। हम सिखाते हैं कैसे उसको सीखना होता है। मौका मिलेगा तो हम एक सेशन उसके ऊपर भी रखेंगे, जब हमारा कोर्स जब खत्म हो जाएगा इसके बाद। तो कहीं से भी 100% हमको सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता था। तो हम को लगा कि सब में कुछ न कुछ कमियां थी। अब इस दौरान नई भोजन प्रथा के जो प्रचारक है बीवी चौहान साहब, उनकी शिविरें बढ़ने का मौका मिल गया। और उनकी बातों से ये समझ में आ गया कि हर एक पद्धति की अपनी सीमाएं हैं, हर एक पद्धति की अपनी कुछ अच्छी-अच्छी बातें भी हैं। तो एक इंजीनियर के रूप में, विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में मुझे हर चीज में नियम और सिद्धांत देखने की आदत हो गई थी। शरीर हो या समाज हो, हाँ, कोई भी बात हो, इसमें मैं नियमों को ढूंढने लगता हूँ। विज्ञान को साथ रखने की प्रवृत्ति से प्रकृति के नियम भी ज्ञात होने लगे, क्योंकि प्रकृति कैसे नियम से चलती है वो भी हमको समझ में आने लगी। सफारी मैगजीन जिन लोगों ने शायद पढ़ी होगी, तो मेरे घर पे मेरा बेटा जब छोटा था तब से सफारी मैगजीन मेरे घर आती थी। और वो पत्रिका ऐसी थी, हर महीने मंथली आता था, आज भी आ रहा है। इसमें विज्ञान आधारित बहुत टॉपिक्स होते हैं। तो वो सफारी मैगजीन के सारे टॉपिक पढ़ के मैं भी पढ़ता, मेरा बेटा भी पढ़ता। और सफारी मैगजीन ने मेरे नॉलेज में इतना अद्भुत इम्प्रूवमेंट लाया और आ गया कि फिर सारी चीज़ों को मैं एक दूसरे के साथ रिलेशन के साथ जोड़ सकता हूँ। तो ये इतनी सालों की सफारी मैगज़ीन है, जो अलग-अलग अलग टाइप के, हर मैगज़ीन में अलग टॉपिक्स होते हैं। इसमें साइंस की बातें होती है, धर्म की बातें होती है, नेचर की बातें होती है, स्पेस की बातें होती है और सूक्ष्म विज्ञान की, हाँ, अणु परमाणु की भी बातें इसमें आती हैं। तो सफारी मैगज़ीन ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा
उनका रोल है मेरे नॉलेज को बढ़ावे करने में। तो शुरू में धर्म की बातें हमको ऐसी सेट नहीं होती थी, लेकिन बाद में वो जब हम परिपक्व होने लगे तब धर्म और विज्ञान साथ में चलते हैं ऐसा महसूस हम करने लगे। तो प्रकृति के जो नियम है वही धर्म ग्रंथ है ऐसा अभी हमको पता चलने लगा है। तो धर्म की जो बातें होती है वो प्रकृति के साथ जुड़ी हुई होती है, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथ वाले जो लोग धर्म की बातें करते हैं वो लोग ये प्रकृति के जो नियम है उसको सही तरह समझा नहीं पाते हैं। ये तय है। तो विज्ञान के जो नियम है अंततः वो प्रकृति के ही नियम है। प्रकृति में से ही विज्ञान पैदा हुआ है। विज्ञान ऐसे पैदा नहीं हुआ है। तो प्रकृति को उजागर करना ही विज्ञान है। ये बात समझो आप। विज्ञान प्रकृति से अलग नहीं है। जिससे हम खोज कहते हैं वो वास्तव में प्रकृति के नियमों के साथ जुड़ा हुआ है। प्रकृति के जो नियम हो, प्रकृति के नियमों के साथ जीवन को सार्थक बनाने के लिए भी प्रत्येक धर्म ने जीवन शैली निर्धारित करके दी हुई है, जिसमें न केवल शरीर के स्वास्थ्य बल्कि सामाजिक स्वास्थ्य की भी धार्मिक शिक्षा दी गई है। और धर्म 100% नेचर के साथ जुड़ा हुआ है। और भगवद गीता में, रामचरितमानस में और पतंजलि का अष्टांग योग सब में ये चीजें मैंने महसूस की हुई है। तो जब धर्म, विज्ञान और नेचर ये तीन को एक साथ आप देखते हो तभी आपको पता चलता है कि ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। आप कोई एक चीज के साथ जुड़ोगे, आप सर सिर्फ अकेले साइंस के साथ रहोगे और धर्म को समझने का प्रयत्न नहीं करोगे, प्रकृति को समझने का प्रयत्न नहीं करोगे, तब तक आपको ऐसा लगेगा कि ये धर्म गलत है, आप उसके ऊपर भरोसा नहीं कर पाओगे। लेकिन आप धर्म को भी पढ़ोगे और साइंस को भी पढ़ोगे और साथ में प्रकृति को भी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये सारे एक दूसरे के साथ ही चलते हैं, एक दूसरे के लिए ही। भगवद गीता में सभी 18 अध्यायों में दर्शाई गई सभी बातें एक प्रकार के योग के रूप में दर्शाई गई है। आप कोई भी भगवद गीता का अध्याय ले लीजिए, इसके अंदर योग शब्द आएगा। तो भगवद गीता के सारे अध्याय जो है वो धर्म के, हमारा धर्म का ज्ञान है, धर्म का ही धर्म ग्रंथ है, धर्म का पुस्तक है, लेकिन वो योग के साथ जुड़ा हुआ है। और योग ये पूर्ण रूप से साइंस है। तो ये साइंस के साथ भी जुड़ा है और ये प्रकृति के साथ भी जुड़ा है। प्रत्येक अध्याय एक अलग युग से संबंधित है जिसका विवरण बाद में योग विज्ञान अनुभाग में दिया गया है। इसके अलावा रामचरितमानस में तप, सेवा, सुमिरन की बातें हैं। कुरान शरीफ में रोजा, जकात और नमाज की बातें हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में आपको उपवास, देवबंद और सिमरन की बातें बताई गई है। बाइबल में आपको उपवास, दान और प्रार्थना का वर्णन किया गया है। तो ये सब नेचर के साथ जुड़ा हुआ है, धर्म के साथ जुड़ा हुआ है और साथ में साइंस के साथ भी ये सब जुड़े हुए हैं। तो ये तभी आपको पता चलता है जब आप सबको समझने का प्रयत्न करते हो। ये जो बातें हर धर्म में बताई गई है इसमें ये तीन चीजें आ गई कॉमन। एक तो है फास्टिंग, दूसरा है डोनेशन और तीसरा है प्रार्थना। ये तीनों चीज सब धर्म में शामिल है। सब में आप कोई भी चेक कर लो। आप मुस्लिम समाज के धर्म ग्रंथों की बात करो, हिंदुओं की बात करो, क्रिश्चियन की बात करो, हाँ, या किसी भी गुरु ग्रंथ साहिब की बात करो, सब में, बाइबल से लेके सब में। तो एक मेन तीन मुद्दे है, फास्टिंग है, डोनेशन है
या दान करना है आपको, और प्रेयर यानी भक्ति करनी है। तो ये 3 चीज क्या बताती है? ये 3 आपको साइंस के साथ है, आपके नेचर के साथ है, और ये धर्म के साथ भी। ये 3 चीजें इसके साथ है, और ये इसीलिए बताया गया है सब धर्मों के अंदर, ताकि लोग और समाज स्वस्थ रहे, स्वस्थ रहे, स्वस्थ के साथ सामाजिक स्वास्थ्य, सामाजिक समाज का स्वस्थता, क्योंकि समाज भी अपनी एक तंदुरुस्ती दिखाता है। मान लो आप किसी भी जगह गए हो और आपको लूट लिया जाता है, लोग वहां के लोग इकट्ठा होकर आपको लूट लेते हैं, आपको मार गिराते हैं, आपको भगा देते हैं। हाँ, आपने देखा होगा पाकिस्तान में क्या हुआ, जितने करीब 15% के आसपास हिंदू लोग थे जब बंटवारा हुआ भारत पाकिस्तान का, आज वहां 1% या 2% ही नहीं रह पाए हैं। तो कहाँ गए लोग? लोगों को मार दिया, या तो कन्वर्ट करवा लिया, हाँ, या तो भाग गए वहां से, तभी तो संख्या कम हो गई। और यहाँ इंडिया में क्या हुआ, हाँ, 10-12% थे, वो 20-25% तक पहुंच गए हैं। तो धर्म का पालन कौन कर रहे हैं? हाँ, आंकड़े से आपको पता चल जाएगा। तो ये सामाजिक स्वास्थ्य नहीं है उन लोगों के वहां, इंडिया में सामाजिक स्वास्थ्य है। तो ये समझने की बातें हैं। तो धार्मिक कृत्य केवल बाहरी दिखावा बनकर रह गए, और बीमारी समाज से ज्यादा शरीर में हो गई। समाज तो बीमार हो ही गए, क्योंकि समाज के लोगों की मानसिकता क्या हो गई, मेरी ज्ञाति सही, मेरा रीति रिवाज ही सही, मैं ही सबसे बड़ा, दूसरे सारे लोग मुझसे कम, उनकी कोई वैल्यू नहीं। तो ये सामाजिक बीमारियां है सब। तो सामाजिक बीमारियां से ज्यादा शरीर बीमार हो गए, क्योंकि धर्म ने जो बातें बताई थी, वो बातें धर्म के जो ठेकेदार है, उन लोगों ने सही धर्म की बातें पब्लिक में नहीं लेके जा पाए। इसके कारण समाज भी बीमार हो गया, और समाज में रहने वाले लोग भी बीमार है आज। सबसे ज्यादा बीमारियां मनुष्य में ही है, देखिए आप। तो ये वास्तविकता है। इस धरती ऊपर मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो मानसिक और शारीरिक समस्याओं से युक्त है। इसके पीछे क्या जिम्मेदार है? लोभ है, वासना है, मोह है, ये ये सब मानसिक समस्याएं हैं। और गुजराती में कહેવત છે, ઘેર ઘેર ખાટલા અને ગ્લુકોઝના બાટલા। એટલે हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति बीमार है, और ग्लूकोज के बोतल चढ़ रहे हैं। तो ये समाज जो है शारीरिक रूप से भी खत्म हो गया है, और सामाजिक रूप से भी इतना बीमार हो गया है कि आप उसको कलयुग कह सकते हो। गुजराती में कहावत है, पहलू सुखते जाते न रहा। तो पहली खुशी यही है कि स्वयं तंदुरुस्त रहे। इस कहावत को सच करने के लिए व्यक्ति रोजाना, हाँ, घूमने जाता है, चलने जाता है, दौड़ता है, जिम करता है, व्यायाम करता है, योग करता है। इसके अलावा एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा जैसी कई उपचार पद्धतियों का उपयोग करता है व्यक्ति। लेकिन हर विधि की समस्याएं होती है, और हो सकता है कि अपेक्षित परिणाम न मिले। क्योंकि आप कुछ एक करोगे तो इसमें थोड़ा फायदा मिलेगा, लेकिन आपको संतुष्ट तो होने वाला ही नहीं। तो उदाहरण के लिए एलोपैथी रोग का निदान सटीक कर सकती है, लेकिन कभी कोई बीमारी को ठीक नहीं कर सकता। हाँ, उनकी दवाइयाँ जीवन भर खानी पड़ती है, तो ये मर्यादा हो गई। अच्छा है क्या है, तो निदान अच्छा कर लेता है, सही निदान करके दे सकता है।
लेकिन निदान तो कर लिया, सॉल्यूशन नहीं ला के दे सकते। आयुर्वेद आपकी प्रकृति को निर्धारित करता है। लंबे समय तक बीमारी के कारणों से होने वाली बीमारी को धीरे-धीरे दूर कर सकता है आयुर्वेद। और आपको जीवन भर एक निश्चित प्रकार के खान-पान का पालन करना होता है। आयुर्वेद के साथ आपको जाना है तो फिर आपको खान-पान में भी ध्यान रखना पड़ेगा। योग से बीमारियों को ठीक किया जा सकता है, लेकिन इसकी भी एक सीमाएँ हैं कि भई आपको हर रोज़ योग करना पड़ता है। आप योग करना छोड़ दोगे तो बीमारी आनी शुरू हो जाएगी। और ये आधुनिक ज़माना है, गूगल का ज़माना है, 1.5 घंटा योग के लिए कहाँ से निकालोगे? मुश्किल है। तो सब में कुछ अच्छा है, सब में कुछ मर्यादाएँ हैं। इसके अलावा शरीर को स्वस्थ रखने के लिए तीर्थ यात्रा, देव दर्शन, यज्ञ, पूजा-पाठ, मंत्र जाप, चालीसा और अनुष्ठान जैसे अप्रत्यक्ष प्रयास भी लोग करते हैं। तो कई जगह इसके फ़ायदे मिलते भी हैं, कई जगह नहीं मिलते हैं। तो ये आध्यात्मिकता का एक प्रश्न आता है, लेकिन हमारा अब ऐसा अनुभव हो रहा है, हमने जब कई पुस्तकें पढ़ी, जो मैंने पहले आपको बताई थी, तो ये सब पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा है कि ये कर्मकांड भी कई बार सटीक परिणाम दे सकते हैं, लेकिन वो फिज़िबल सीधा विज़ुअलाइज़ नहीं होते हैं आपको। हाँ, सीधा आपको प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देते हैं। अक्सर देखा जाता है कि व्यक्ति राशिफल पढ़कर इसके आधार पर भविष्य में होने वाली शारीरिक समस्याओं से बचने की व्यर्थ कोशिश भी करते हैं। लेकिन यहाँ जो राशिफल देखने वाले जो लोग हैं, वो जब तक सही नहीं है, तब तक आपको इसके ऊपर भरोसा करना नहीं चाहिए। फिर भी आपको ऐसे कई लोग मिल जाएँगे जिनकी कुंडली में लंबी उम्र का भाग्य लिखा हुआ है और वो भर जवानी में सीधे स्वर्ग पहुँच गए हो। तो समस्या यही है कि जो देखने वाले होते हैं, ज्योतिष एक विद्या है, साइंस है, लेकिन वो साइंस को सटीक तरीके से उसका जो मीनिंग निकालना है, सही तरह से उसको पढ़ना है, ये पढ़ने वाले नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया था कि आयुर्वेद के डॉक्टर हमारे पास हज़ारों के तादाद में हैं, हज़ारों डॉक्टर हैं, लेकिन इसमें से शायद 2% डॉक्टर अच्छी तरह नाड़ी चेक कर सकते होंगे। अब डॉक्टर नाड़ी देख नहीं सकते हैं, तो नाड़ी अच्छी तरह नहीं देख पा सकते हैं, तो फिर निदान भी सही नहीं कर पाएगा और डॉक्टर पेशेंट को अच्छी तरह नहीं ट्रीट कर सकेगा। तो इसमें आयुर्वेद का क्या गलती है? आयुर्वेद तो कहता है कि भई आप एक्सपर्ट हो जाइए, आप अच्छी तरह नाड़ी देखना सीख लो। आप सीख लोगे तो इसका आप अच्छी तरह उपयोग कर पाओगे। इसी तरह ऐसा ही ये ज्योतिष विद्या में है। ज्योतिष विद्या गलत नहीं है। जैसे आयुर्वेद डॉक्टर अच्छी नाड़ी नहीं देख पाते हैं, इसी तरह जो लोग अपने आप को ज्योतिष कहते हैं, वो इसमें से 99% लोग हाँ, सच्चे नहीं होते हैं क्योंकि उनको सही ज्योतिष नहीं आती। तो ये रियलिटी है। दुनिया में बीमारियों की दवाइयों के रिसर्च के पीछे हर साल ये पुस्तक जब लिखा न तब की मैं बात बोल रहा हूँ। करीब ये पुस्तक मैंने 5 5 साल से ज़्यादा हो गया, तब ये लिखा था। तो उस टाइम ये कोरोना से पहले की बातें हैं, तब मैंने पुस्तक लिखा था, कोरोना से 2 साल पहले। तब 25,000 करोड़ रुपया एलोपैथी के दवाइयों के रिसर्च के पीछे खर्च होते हैं। उस टाइम का फिगर है, आज तो ये डबल हो गया होगा शायद। लेकिन न तो बीमारियाँ कम हुई है, न ही हॉस्पिटल कम हुए हैं और एलोपैथी के विज्ञान ने बहुत बड़ा काम किया कि शरीर की जाँच करके शरीर में किस तरह का दोष या रोग हो गया है, इसका पता लगाया जाता है। इमरजेंसी इलाज के लिए
आज के हॉस्पिटलों में जो अद्भुत सुविधाएं है, वैसी पहले कभी नहीं मिलती थी, वो अच्छी बातें हैं। तो एलोपैथी में फायदा भी है, इमरजेंसी में आप एलोपैथी की हॉस्पिटल में पहुंच जाए, आपको बचा लेंगे। लेकिन आपातकालीन स्थिति में आपके लिए अच्छा है। लेकिन शरीर में क्या समस्या है और मरीज की जान बचाने के लिए इमरजेंसी में क्या करना है, उसके लिए एलोपैथी अच्छी है। लेकिन बीमारी को परमानेंट बाहर निकालने के लिए एलोपैथी के पास स्थायी सुविधा नहीं है, रोग बढ़ते जाते हैं। तो आपको एलोपैथी वाले एसिडिटी भी नहीं मिटा पाते हैं, नहीं डायबिटिक्स मिटा पाता है, नहीं बीपी की नॉर्मल बीमारी भी ठीक नहीं कर पाते। समस्या क्या है वो ढूंढ निकालना उनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसका समाधान नहीं है उनके पास। तो कुदरत का एक नियम है। कुदरत ऐसी कहती है कि हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक प्लस होती है, एक दूसरे नेगेटिव। और ये सब में आपको मिलेगी। आप एलोपैथी को पकड़ो, इसमें आपको अच्छा भी मिल जाएगा, पॉजिटिव भी मिलेगा, एक नेगेटिव भी मिलेगा। आप आयुर्वेद को पकड़ लो, इसमें भी आपको पॉजिटिव भी मिल जाएगा, नेगेटिव भी मिल जाएगा। आप योग को पकड़ लो तो इसमें भी ऐसा होगा, नेचुरोपैथ में जाएंगे तो वहां भी होगा। तो ये सब में जो अच्छा अच्छा है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, उसको देख लो, इसमें काम का अपना समझ लो, और जरूरत पड़े वहां इसका इस्तेमाल कर लो। नेगेटिव को छोड़ दो बस। हमने यही किया है, और योगाहार का पुस्तक यही बेस पे है। तो सबका अच्छा अच्छा जो है उसको ले लो, बुरे बुरे को छोड़ दो। हमारे ध्यान में ऐसे लोग भी आते हैं जो दंत चिकित्सक है और उनके खुद की रूट कैनाल की ट्रीटमेंट करा चुके हैं। अब जो डॉक्टर खुद दांत का डॉक्टर है, अब वो उनको खुद को अपने दांतों की रूट कैनाल की ट्रीटमेंट करने की नौबत आए, तो इसका मतलब वो डॉक्टर है, दांतों का एक्सपर्ट है, फिर भी वो अपने दांत को बचा नहीं पा रहा। हमने ऐसे डॉक्टर देखे हैं जो हड्डियों के डॉक्टर है, लेकिन उनको हड्डियों की ही ऐसी बीमारी हो गई है कि वो अपनी गाड़ी नहीं चला सकते। क्योंकि गाड़ी चलाने जाए और इमरजेंसी में रास्ते में रिक्शा वाला आ जाए और ब्रेक लगाने की नौबत आ जाए तो उसकी हड्डी भाग जाए, टूट जाए। ऐसे डॉक्टर हमने देखे हैं। ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स को ऐसी बीमारी हुई है कि वो गाड़ी नहीं चला सकते, ऐसे हमने देखे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑर्थोपेडिक हड्डियों के स्पेशलिस्ट है वो खुद अपनी हड्डियां ठीक नहीं रख पाए रहे। हमने ऐसे डॉक्टर देखे जो दैनिक आधार पे हाँ, कैंसर के रोगियों की सारवार करते हैं, जांच करते हैं, हर रोज देखते हैं। उनको खुद को, ये डॉक्टर खुद को कैंसर हो गया हो, ऐसे हमने देखे हैं। हमने ऐसे कई डॉक्टर को देखे हैं जो स्पेशलिस्ट है डायबिटीज के, और वो खुद डायबिटीज की और बीपी की गोली खाते हैं। तो हमको इस पुस्तक से सब के पीछे क्या रीजन है वो सब समझने का प्रयत्न करना है। तो यह पुस्तक बताती है कि सभी प्रकार की शारीरिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है और इनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए। इससे इसमें बताया गया है कि समस्याओं को बिना दवाई या किसी भी तरह के इलाज या व्यायाम के स्थायी रूप से हल किया जा सकता है। उसको आपको सही तरह समझना है और मेरा काम है आपको समझाना। मैं जो समझा हूँ आपको मैं पूरा समझाऊंगा। पुस्तक में ये सारी बातें हैं। शरीर में बीमारी का मतलब है कि शरीर खुद को साफ नहीं करता है या नहीं कर सकता है, और शरीर को टूट फूट के खिलाफ मरम्मत के लिए आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिलता है, तभी ही शरीर बीमार पड़ता है। यह किताब बताती है कि शरीर को रोजाना क्यों साफ करना चाहिए और क्या खिलाना चाहिए, कैसे खिलाना चाहिए, कब खिलाना चाहिए, किस तरह खिलाना चाहिए। और ये सब के ऊपर दो ही बात
आती है। शरीर को किस तरह साफ रखना है और शरीर को कौन सा किस तरह का सही भोजन देना है। तो दो ही टॉपिक है मेन तो, लेकिन ये दो टॉपिक के ऊपर पूरी पुस्तक है। शास्त्रों के हिसाब से शरीर के बिंदु को देखे हम, तो योग शास्त्र में यम नियम बताए हैं। यम नियम के अंदर सफाई की बातें हैं, षटकर्म की बातें हैं, पाचन तंत्र की सफाई की बातें हैं योग शास्त्र के अंदर। आयुर्वेद में बताया गया है लंघनम परम औषधि। इसके अलावा एक बहुत बढ़िया चीज बताई हुई है आयुर्वेद के अंदर, आहारम पचती सीखी दोसाम आहार वर्जित। यानी जब आप भोजन करते हो तो आपका जो जठर है, जठराग्नि जो है, वो भोजन पचाता है। और जब आप आहार नहीं खाते हो यानी भूखे रहते हो, तो वो आपका जठर आपकी बीमारी को खा जाता है। तो ये आयुर्वेद की ही बातें हैं। तो ये शरीर के बारे में शास्त्र बताते हैं। योग शास्त्र सिर्फ आसन प्राणायाम के लिए नहीं है। हाँ, कई चीजें दिखाता है वो। इसमें मिताहार की भी बातें आती हैं। आयुर्वेद और भी कहता है भूख के बिना भोजन और प्यास के बिना पानी जहर के समान है। और आपको बताया जाता है पूरे दिन में 3 लीटर 4 लीटर 5 लीटर पानी पिया करो। ऑफिस में बैठने वाले को भी बताया जाता है तुमको 4 लीटर पानी पीना है। और खेत में मजदूरी करने वाले को भी बताया जाता है तुम 4 लीटर पानी पिया करो। ये तो अंधेरी नगरी और गंडू राजा की बातें हो गई। हाँ, सबको एक ही लकड़ी से हांका जा रहा है। तो शास्त्रों में भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं मेरा खुराक है पत्रम फलम पुष्पम तोयम, अर्थात पत्ती फल फूल और पानी शाकाहारी जीवों का भोजन है। खाना इस तरह खाना चाहिए कि शरीर को जरूरी ऊर्जा मिले, शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्व मिले, और हीमोग्लोबिन का प्राकृतिक रूप शरीर का जो कार्य है शरीर को मेंटेन करने का, सुरक्षित रखने का, वो काम अच्छी तरह कर पाए और वो शरीर में बने। योग में मिताहार और आयुर्वेद में खाना ऐसे खाए जैसे आप पी रहे हो, और तरल पदार्थ ऐसे पिए जैसे आप खा रहे हो। ये बातें बताई गई है। आहारम पचती सीखी दोसाम आहार वर्जित में आपको बता चुका। शरीर की आवश्यकता के अनुसार भोजन का स्वाद और वजन के अनुसार गुणवत्ता समझनी चाहिए, और भोजन की तासीर के अनुसार भोजन का निर्धारण करना चाहिए। आपकी शरीर की प्रकृति कैसी है, तासीर कैसी है, इसके हिसाब से, और साथ में भोजन की भी प्रकृति को देखना जरूरी है। भोजन के वजन भी इफेक्ट लेते हैं, उसके स्वाद स्वाद भी अपने स्पेशल काम करते हैं। तो ये सारी बातें हमको समझनी है इस पुस्तक में। हम इस पुस्तक में उपरोक्त बिंदुओं और अन्य बाबतों को समझने का प्रयास करेंगे। जब से पैदा हुए हो हमारे मन में बहुत सी बातें होती है कि क्या खाना है, क्या क्या पीना है। हम नीचे दिखाए गए कुछ गलत फहमियों को विस्तार से समझेंगे। अच्छा, इसको अभी 18-10 मिनट बाकी है हमारे पास। मैं सोचता हूँ हम यहाँ ही खत्म करते हैं। और हमारे पास 10 मिनट है, 9:18 हुई है। तो हम यहाँ अभी यहीं रुकते हैं और क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। ये जो बातें प्रस्तावना तक हुई हमारी, और जो आगे की बातें हुई, इसके रिलेटेड आपको किसी भी प्रकार की क्वेश्चन है तो आप अपना हैंड रेज कीजिए। मैं आपको यहाँ से म्यूट अनम्यूट होने का बोलूंगा। और अल्पिता खत्री, आप अनम्यूट कीजिए और बोलिए। આ આપણે ચોપડીમાં આપ્યું છે કે કાચું મીઠું ઉપર આપણે આમ વાપરે એમ કહીએ છીએ કે ઉપર મીઠું વપરાય નહીં ખાવું કાચું મીઠું જનરલી
જ્યારે આપણે કે જેમાં રાંધાયેલું મીઠું હોય એ કે પથરી હવે કરે. જો અત્યારે આપણે અત્યારે જે આ 1.5 કલાકની અંદર જે ટોપિક લીધા હમ. એના રિલેટેડ તમને કોઈ સવાલ હોય તો એ પૂછો, એ વધારે સારું. કારણ કે આ ટોપિક સિવાયનો પ્રશ્ન જે છે ને એ બધા પ્રશ્નો તો આપણે આગળ આવવાના જ છે, એટલે એને એડવાન્સમાં ચર્ચા કરવાનો કોઈ મતલબ નથી. છતાં તમે પ્રશ્ન કર્યો છે તો એનો જવાબ હું હમણાં આપું. બીજા લોકોના જે ટોપિકના રિલેટેડ પ્રશ્નો હોય તો પહેલા એ લઈ લઈએ, પછી હું એનું વાત કરું. મોનિકા સોમપુરા, શિલ્પા મકવાના, સર બોલો. હવે હું એ પૂછતી હતી કે તમે જે વાત કરી કે ભાઈ આજકાલની જનરેશનમાં રેડિયેશનની બહુ જ જરૂરત છે, તો જી ખરેખર બધાને ઘરે ઘર ખરીદવું જરૂરી, મોબાઈલ નાખવી એ બારામાં કોઈ સજેસ્ટ કરો, કેમ કે મોબાઈલ ઘરે ઘરે હોય છે ને એનાથી ઘણા બધા પરિણામ ખરાબ પણ આવે છે મોબાઈલ લીધે. હા, એટલે રેડિયેશન થી બચવાનો એકમાત્ર રસ્તો છે કે તમે જેટલા માઇક્રોવેવ નો ઉપયોગ ઓછો કરો. માઇક્રોવેવ એટલે વેવ્સ, કે જેમ કે તમે હેન્ડ ફ્રી થી મોબાઈલમાં ભરાવી અને મોબાઈલમાં વાત કરી શકતા હોય તો બ્લ્યુટૂથ થી વાત ન કરવી જોઈએ. અચ્છા, મોબાઈલને કાને અડાડીને ન કરવું જોઈએ, કારણ કે સીધો તમે કાન આગળ લાવો એટલે મોબાઈલના જે રેડિયેશન છે, જે સિગ્નલો છે, જે સીધા ટાવર સાથે કનેક્ટેડ છે, એ તમારા મગજ સાથે સીધા પહેલા ઇફેક્ટ કરે છે. એટલે તમારે વાત કરવી હોય મોબાઈલ ઉપર તો હંમેશા હેન્ડ ફ્રી ભરાવવું જોઈએ. બ્લ્યુટૂથ બી એક પ્રકારના માઇક્રોવેવ જ છે, એ બી એની જે અસર કરે એની સાઈડ અસર કરે, બરાબર. અચ્છા, હવે ની જે પ્રોડક્ટો છે, ગાયની, દેશી ગાયની, એવું કહેવાય છે કે ગાયના છાણમાંથી લીંપણ કરેલું હોય મકાનની અંદર, અને બહાર એટોમિક બોમ્બ ફોડવામાં આવે, જે રીતે જાપાન ઉપર અમેરિકાએ એટમ બોમ્બ ફોડેલા, તો એના રેડિયેશન થી અમુક કિલોમીટરના લોકો ની આખી વસ્તી નાશ થઈ ગઈ હતી. તો ગાયના છાણના લીંપણમાં એટલી તાકાત છે કે ગમે તેવું રેડિયેશન હોય એ એને અટકાવી શકે. એટલે ધીરે ધીરે એક દિવસ એવો આવશે કે 5 વર્ષ 10 વર્ષ પછી તમે એવું જોશો, કારણ કે જેમ જેમ લોકો છે ને, એક ગુજરાતીમાં કહેવત છે કે વાર્યા વરે નહીં બેકગ્રાઉન્ડમાં એકદમ હાર્યા હલો વરે. આખું આજ કરે છે. हिंदी हिंदी में बोलूं मैं, वार्या वरे नहीं हार्या वरे, एक अपनी गुजराती में कहावत है। इसका मतलब क्या है कि हम आगे से बताते हैं ये जोखम है, लेकिन तब तक व्यक्ति उसको गंभीरता से नहीं लेता है जब तक उसके ऊपर ये जोखम की समस्या उसके खुद को इसको उसके ऊपर आती नहीं है तब तक। तो अगले 5-10 साल के बाद मैं देख रहा हूं कि सरकार ऐसे नियम लाएगी कि आपके घर की दीवारों के ऊपर आप गाय के जो गोबर है उसका लेयर लगाओ, फिर ऊपर उसकी ट्रीटमेंट करो। एक दिन ऐसा आने वाला है। और जो ग्रीन बिल्डिंग्स होने की, जो ग्रीन बिल्डिंग्स बन रहे हैं उसमें भी कई आर्किटेक्ट इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मोबाइल का जो रेडिएशन है उससे बचने का एक सबसे बड़ा तरीका एक ही है कि आप हैंड फ्रीज का उपयोग करो। हाथ में उसको पकड़ के मत रखो, इसको स्टैंड पे रखो। मोबाइल को हाथ में मत रखो, इसको स्टैंड पे रखो। हो सके इतना दूर रह के बात करो, स्पीकर फोन पे बात करो, और हैंड फ्री का प्रयोग करो। ब्लूटूथ का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अच्छा, ये तो हो गई टेक्निकल फिजिकल बातें, लेकिन मैं तो क्या कहता हूं कि नुकसान तो होने वाला है, वो पक्का है, लेकिन नुकसान से बचने के लिए, प्रिवेंशन के लिए क्या करना चाहिए? तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी ऐसी रखो, आपकी बॉडी को ऐसी अद्भुत बना के रखो कि वो कितना भी रेडिएशन आए, कितना भी आए, आपको जैसे गोबर है गाय का, तो रेडिएशन आना अटका नहीं सकती,
लेकिन रेडिएशन को आगे बढ़ाने से वो बीच में आ जाती है तो रोक के दिखा देती है। तो ये इसकी ताकत है। तो आपके शरीर के ऊपर रेडिएशन आएगा, लेकिन आपके शरीर में उसकी इफेक्ट ना हो, ऐसा आप बना के रखो शरीर को। ठीक है? तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। शरीर को बीमार रखे, फिर रेडिएशन से बचने के लिए हम प्रयोग करें, इससे अच्छा है कि शरीर को ही मजबूत रखो। क्योंकि जो चीज का इस्तेमाल करके आप प्रोटेक्शन की अपेक्षा रखते हो, शायद वो गलत निकला तो, उन्होंने काम नहीं किया तो, ऐसा रिस्क क्यों लेने का। तो शरीर, मैंने ये देखा है कि जिनका शरीर अल्कलाइन एटमॉस्फेयर वाला रहेगा, यानी आपके खून की पीएच वैल्यू जब तक अल्कलाइन है, तब तक आपको ये रेडिएशन या दूसरी हार्मफुल जो चीजें हैं उसका नुकसान नहीं होगा। तो डाइट पे ध्यान रखो, तो वो हथियारों की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, हथियार की अवेयरनेस लानी है, प्रोटेक्शन के लिए, प्रिवेंशन के लिए हमको नॉलेज लोगों को देते रहना है। ठीक है? लेकिन हमारे शरीर को अच्छा रखना है। शिल्पा बेन। नमस्कार सर। जी, गौरी अमित और भरत कुमार। अभी के दौर में जो आर-वी-आर की जो हमें सिस्टम नई आपने दिखाई है, लेकिन वो नॉर्मल लोगों को ऐसे जल्दी समझ नहीं आता है, यानी वो रूटीन लाइफ में जो खाते पीते जैसे रहते हैं वही वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो जी इसकी अवेयरनेस कैसे जल्दी ला सकते हैं हम? नहीं, देखो, गुजराती में एक कहावत है, लालो लाभ वगर लोटे नहीं। ખ્યાલ છે? આ કહેવત સાંભળી છે તમે? બેન, તમને શિલ્પાબેન, તમે સવાલ કર્યો ને? અનમ્યુટ અનમ્યુટ થાઓ. હા સર. જી, આનો મતલબ શું? લાલો લાભ વગર લોટે નહીં. એનો મતલબ એ કે માણસને જ્યાં સુધી કોઈ વાતમાં લાભ ન દેખાય ને ત્યાં સુધી એ કામ કરે નહીં. યસ. હવે તમે સીધે સીધું એને એમ કહો કે આમ કરવાથી આમ થશે, આમ કરવાથી આમ થશે, એમ નહીં. એને જે સમસ્યા હોય એ સમસ્યાને આગળ ધરીને એ સમસ્યાઓમાંથી બહાર આવવા માટેની વાતો તમે કરશો ને, કારણ કે દરેક વ્યક્તિને પોતાના पर्सनल प्रॉब्लम में इन्हें इंटरेस्ट હોય છે। हमारे यहाँ जब भी सेमिनार होते हैं, कोई पेशेंट आता है तो वो पूरा लेक्चर सुन लेता है सेमिनार का 3 घंटे का, लेकिन बाद में सवाल क्या करता है पता है? साहब, मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरी ये समस्या है, उसके लिए मैं क्या करूं? हमने उनको शरीर की तमाम प्रकार की समस्याओं का समाधान के बारे में बता दिया है, फिर भी लास्ट में तो यही बोलता है कि मेरे ये प्रॉब्लम के लिए मैं क्या करूं। यानी उसको ऐसा लगता है कि ये सब आपने बातें बताई ये दूसरों लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं है। ओके। तो जो लोग ऐसे बिहेव करते हैं उन लोगों ऐसे सीधे आपकी बात में आने वाले नहीं हैं। आपको पहला क्या करना पड़ेगा, उनको क्या समस्याएं है वो समस्याओं को पहले देखना है और उनकी जो दुखती नस है उसको ढूंढ निकालनी है। એનો જે પ્રોબ્લેમ હોય ને, કારણ કે દરેક વ્યક્તિ પોતાનો જે મેઇન પ્રોબ્લેમ હોય ને એના ઉપર જ એનું ફોકસ હોય કે મને આ સમસ્યામાંથી કોઈ છોડાવે તો સારું। બરાબર। તો તમને એનો જે બી પ્રોબ્લેમ હોય, ભલે શરીરના સાથે લગતો ના હોય, તો બી એક વખત તો એને એવું કહેવાનું તમારે કે તું ખાલી તારો ડાયટ બદલ, એનો જે આભા છે ને તારા શરીરનો આભા બદલાઈ જશે, અને આભા બદલાઈ જશે એટલે તારી જે વ્યક્તિ સાથે પ્રોબ્લેમ છે ને એ માણસ બી તારા સામે જોવાનું રાખશે અને તારી વાત સાંભળવાનું ચાલુ કરી નાખશે। ઓકે, ભલે જૂઠ તો જૂઠ। ઓકે, થેન્ક યુ સર, થેન્ક યુ સર।
એટલે એને કન્વિન્સ એ રીતે કરવો છે કે ભાઈ તમારી વાતને સ્વીકારવા મજબૂર થાય. અચ્છા, હવે એ ચાવીને ખાય તો એમાં નુકસાન શું છે? અચ્છા, આલ્કલાઇન ભોજન કરશે તો નુકસાન શું છે? ફાયદા જ છે, બરાબર છે. એ ગ્રીન ચટણી ખાશે તો એનામાં લોહી વધવાનું જ છે, ન્યુટ્રિશન મળવાના જ છે. આપણે એને કોઈ ખોટી તો સલાહ આલતા જ નથી જે નુકસાન કરવાની હોય. હા, પણ તમારી વાતથી એ પ્રભાવિત થવો જોઈએ અને એને એવું લાગવું જોઈએ કે તમે જે સલાહ આલી એનાથી મારા જીવનના પ્રોબ્લેમ જે છે એ સોલ્વ થઈ જશે. ઓકે. હા, એટલે પેલા જ્યોતિષીઓ જેવું ગોળ ગોળ જવાબ આલવાનો. હા, એવું બોલવાનું કે ભાઈ એને એવું લાગે કે તમારા સિવાય મને કોઈ મારા પ્રોબ્લેમ માંથી બહાર કાઢી આલે એવું લાગતું નથી. ઓકે. એટલે એક્સપર્ટ તમારે એવા એ રીતે રજૂ નહીં થવાનું કે તમે ખાલી ડાયટના એક્સપર્ટ છો. તમે ઓકે. જીવનની બધી જ સમસ્યાઓના સમાધાન આપવા વાળા એક્સપર્ટ છો એ રીતે તમારે રજૂ થવાનું. थैंक यू सर. ओके, गौरी, अमित सर आवाज आ रही है? जी आ रही है, बोलिए। नमस्कार सर, मेरे दो क्वेश्चन थे। एक कि आपने जो अभी बताया कि बॉडी अल्कलाइन होनी चाहिए, तो जी। बॉडी अल्कलाइन है कि नहीं ये कैसे जान सकते हैं? देखो, शरीर में बीमारी है मतलब अल्कलाइन नहीं है, पहली बात तो ये। ओके बीमारी है मतलब अल्कलाइन नहीं है, ठीक है। जो ओके जो जिन लोगों की बॉडी एसिडिक रहती है उसी में ही समस्याएं आती है। दूसरा, स्वभाव गुस्से वाला है तो अल्कलाइन नहीं है। अच्छा, इसके अंदर धीरज का गुण नहीं है, पैशन नहीं है तो अल्कलाइन नहीं है। ओके तो ये अच्छा, आप किसी के साथ बिल्कुल पेशेंस से उसकी बात सुनने की धीरज नहीं है आपको, धीरे धीरे चबा के नहीं खा सकते हो, तो ये सीधा सीधा सिग्नल दिखा रहे हैं। आप उसको व्यक्ति को देख के पता चल जाएगा कि इसमें कुछ न कुछ तो समस्या है, और समस्या है मतलब वो अल्कलाइन नहीं। मेरी इसके मतलब 100% मैं अल्कलाइन नहीं हूँ, क्योंकि आपने जो सिम्टम्स बताए सारे के सारे मुझ में है। और दूसरी बात सर ये थी, आपने जैसे बताया कि कुकर में नहीं पकाना चाहिए, आजकल जी तो हम लोगों ने कम कर दिया है। जी पर अभी ऐसा है कि कभी कभी ऐसे हो जाता है कि मिलेट्स के साथ हम लोग, जैसे मिलेट्स खिचड़ी रहती है उसके साथ जी दाल रहती है, जी। या राइस के साथ खिचड़ी, हम्म जो दाल अलग अलग रहते हैं, तो ये दोनों का पकने का समय अलग अलग है। हम्म। तो उस टाइम पे ये दोनों को एक साथ चूल्हे पे पकाना है तो अलग अलग इसमें, तो एक साथ 2-3 दालें एक साथ यूज कर सकते हैं कि नहीं, और मिलेट्स के साथ राइस यूज कर सकते हैं कि नहीं? देखिए, पहले तो पकाने की तरीका जो है इसमें बेस्ट क्या है वो सोच लो, समझ लो। सब काम हम बेस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट क्या है उसका नॉलेज होना जरूरी है। तो स्लो कुकिंग, स्लो कुकर भी आते हैं, शायद आपको पता होगा, हाँ हाँ कि भाई आप दोपहर को या सुबह से रख दो और शाम तक धीरे धीरे पके। तो कुकिंग की जो मेथड है वो पहले ध्यान में रखो, हो सकता है तो पहले इसको एडॉप्ट करो। दूसरा, बर्तन की क्वालिटी, मिट्टी के बर्तन से अच्छा कोई बर्तन नहीं होता है। तो कुकर इस्तेमाल करना है तो मिट्टी के बर्तन का कुकर आता है, उसका इस्तेमाल करो। हाँ। अच्छा, कुकर किसके लिए इस्तेमाल करना चाहिए, किसके लिए नहीं करना चाहिए? तो जो चीज हार्ड है उसके लिए ही कुकर, जैसे दालें हैं या तो हाँ। अनाज है, ग्रेन जो है, अनाज और दाल, ये दो चीज के लिए ही कुकर इस्तेमाल करना चाहिए। कभी कोई सब्जी को पकाने के लिए कुकर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अच्छा, सब्जी किसको बोलते हैं? सब्जी उसी को बोला जाता है जो पानी में डालने से तैरे, पानी में नीचे बैठ जाए वो सब्जी है ही नहीं। वो कंदमूल हो या कुछ भी हो, उसको आपको अनाज के बराबर ही समझने का, क्योंकि वो कैलोरी वाला है और वो खाने के बाद आपको शरीर में ताकत के अलावा कुछ नहीं देगा। तो जो कैलोरी वाली चीजें हैं उसी को ही कुकर में पकाने चाहिए, क्योंकि वो जल्दी हो जाए। कैलोरी वाला कैलोरी ही रहेगा, लेकिन जो न्यूट्रिशन वाली चीज है उसको आप जब कुकर में पकाओगे
तो उसके सारे न्यूट्रिशन खत्म हो जाएगी। ओके। तो जो पत्ती है सब्जी है, फल कभी पकाने के होते ही नहीं है, वो तो कच्चे ही खाने के होते हैं। तो सब्जी और पत्ती ये कभी भी कुकर में नहीं पकाओ, उसको स्लो कुकिंग में पकाओ। पत्ती तो हो सकती है तो कच्ची ही खानी चाहिए। पत्ती सिर्फ बारिश के मौसम में ही पकानी चाहिए, उसके अलावा उसको कच्चा ही खाना चाहिए। सब्जी आप उसको उबाल के, बॉईल करके, पका के आप खा सकते हो। चलेगा। ओके, थैंक यू सर। जी भरत कुमार। हाँ साहेब, हाँ सर नमस्कार। नमस्कार। હા દમણથી બોલું સર. જી જી હા હા આપણે એક પ્રશ્નમાંથી જ એક પ્રશ્ન મારો હતો. જી આપણે જે આલ્કલાઇન બોડી માટે વાત કરી. હમ હા તો આલ્કલાઇન માટે એક અ, એક બજારમાં એક કેંગન વોટર કરીને એક આવે છે. જી હા તો આપણે જે એસિડિક બોડીને આલ્કલાઇન બનાવવું હોય તો કેંગન વોટર તો એક મોંઘું એક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે. જી હા પણ એને આપણે નેચરલી આપણે જે તમે આપણે એક આખું તંત્ર એક ચલાવી રહ્યા છો બધાના હમ સરળતા ખાતર, તો હમ આલ્કલાઇન એક તો વોટર અને બીજું હમ ડાયટ, હમ એને આપણે કઈ રીતે સરળતાથી લોકોમાં જાગૃત કરી શકીએ કે જેથી લોકો આ તરફ વળે અને જી પોતાનું એક સ્વાસ્થ્ય જાળવી શકે એમ. જી જી હવે હા અ, આમ તો આ જે ટોપિક હતી એ બેઝિક હતી કે ભાઈ આપણી દૈનિક દિનચર્યા કેવી હોવી જોઈએ, પણ એમાંથી હવે સવાલો ઉભા થયા છે એટલે આપી એકચ્યુઅલી તો આ સવાલો જે છે ને એના ઉપર સ્પેશિયલ આપણા લેક્ચરો થવાના છે પાછળ, ચોક્કસથી બરાબર. ચોક્કસથી સર. પણ છતાંય હું તમને માહિતી આપી દઉં કે આલ્કલાઇન મશીન 2.5-3 લાખ રૂપિયાનું ખરીદવું. હવે આલ્કલાઇન પાણી શરીરમાં જે કામ કરે અને આલ્કલાઇન ફૂડ જે શરીરમાં કામ કરે, આ બંનેમાં બહુ મોટો તફાવત છે. હલો. હા હા બોલો બોલો સર. જી. ખાલી આલ્કલાઇન પીવાથી ખાલી બ્લડની પીએચ વેલ્યુ તમારી બદલાશે, પણ આલ્કલાઇન ફૂડ ખાવાથી પીએચ વેલ્યુના સાથે સાથે શરીરના ન્યુટ્રિશન પણ મળશે. બિલકુલ બિલકુલ સર. એ તમારા આલ્કલાઇન પાણીમાં મળવાના નથી. બરાબર. શરીરને જે ઉપયોગી ચીજો છે, કામની ચીજો છે, એ આલ્કલાઇન ફૂડ આપી શકે, આલ્કલાઇન વોટર ના આપી શકે. હવે આ વાત જો મશીન ખરીદનારને સમજાવવામાં આવે કે ભાઈ તું બરાબર 2.5 લાખ રૂપિયા ખર્ચીને પાણી લાવીને પીએ, તો એના કરતા 2.5 લાખ રૂપિયાના વ્યાજમાંથી તું આલ્કલાઇન ફૂડ લાવી અને એના જ્યુસ બનાવીને પીસ તો એ પેલા 2.5 લાખના મશીન કરતા 10 ગણો ફાયદો આપશે. એ જો સુધી તમે નહીં બતાવી શકો ત્યાં સુધી પેલો મશીન ખરીદ્યા વગર અટકવાનો નથી. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે તમે એને એવી વાત સમજાવવી પડે કે ભાઈ મશીન કરતા આ વધારે મહત્વનું છે અને ખરેખર આની જરૂર છે, આની જરૂર નથી. અચ્છા, તમે 2.5 લાખ રૂપિયાનું મશીન લો, એમાંથી મશીનની રિયલ કિંમત છે 25,000. 25,000 ની આજુબાજુનો જ ખર્ચો હોય મશીનનો, અને 30-40,000 તો ઇન્ડિયામાં એવા જ આલ્કલાઇન પાણી બનાવવાવાળા મશીનો અમારી પાસે છે, બરાબર બરાબર સર. પાણી કાઢી આલે. બરાબર. બાકીના 2.25 લાખ રૂપિયા કે 2.5 લાખ રૂપિયા એ વિદેશની માર્કેટિંગ. બહાર જતા રહેવાના છે, એ તમારા પાસે રહેવાના નથી. એટલે આ દેશદાજ જેનામાં હોય એને આ વસ્તુ ન ખરીદવી જોઈએ, એને બિલકુલ ઇન્ડિયન સાચી મેડ વાત. વસ્તુ લેવી જોઈએ. બરાબર. હા સર. ઓકે 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 સર, ગુડ ગુડ ઇન્ફોર્મેશન. બીજો એક સવાલ હતો આપણો રિલેટેડ. જી હા આપણે જે કીધું કે અ, પ્રાણાયામ અને આસન, હમ એમાં પ્રાણાયામ બિલકુલ જરૂરી વસ્તુ છે. જ્યારે અવાજ તમારો નથી આવતો. અવાજ તમારો બંધ થઈ ગયો. હલો ભરતભાઈ, તમારો અવાજ બિલકુલ બંધ થઈ ગયો છે.
હા હા, હવે એક જ મિનિટ સર. હા, આવ્યો સર. આવ્યો. હા હા હા. એટલે આપણે જે હમણાં જે વિડીયોની અંદર વાત કરી આપણે કે ડાયટ જે યોગાહાર છે, યોગાહારમાં પ્રાણાયામ અને આસન, એમાં આસનની અવેજીમાં ડાયટ આપણે રાખી શકીએ છીએ, પણ પ્રાણાયામની અવેજીમાં પ્રાણાયામ જરૂરી છે. એને એને આહારથી લઈ શકતા નથી એમ જી કે એને કવર કરી શકતા નથી, પણ આસનને કરી શકીએ છીએ. તો એ જરા થોડું સમજાવવા સર વિનંતી એમ. એટલે એમાં એવું છે કે આહારનું કામ જે છે ને, તમારી બોડીની સિસ્ટમ્સને અપડેટ અને પરફેક્ટ રાખવાનું કામ છે. બિલકુલ. અને પ્રાણાયામ જે છે, એટલે આહાર જે છે તમારા સ્થૂળ શરીર સાથે જોડાયેલું છે, અન્નમય કોષ સાથે જોડાયેલો સબ્જેક્ટ છે. અને પ્રાણાયામ જે છે તમારા પ્રાણમય કોષ અને સાથે સાથે મનોમય કોષ સાથે જોડાયેલો છે. ઓકે ઓકે સર. એટલે ખાલી આહાર તો રો ફૂડ ખાય છે. જુઓ તમે પ્રાણીઓ જુઓ, શાકાહારી પ્રાણીઓ બધું રો ફૂડ જ ખાય છે, એટલે એમનો આહાર યોગ્ય છે. પણ એ એમની મનોમય પ્રકૃતિ જે છે, માનસિક, એ તમે જેવા માનસિક કામ કરી શકો એ લોકો કરી શકે નહીં કરી શકે. તો અહીંયા ભેદ ક્યાં આવ્યો? તો આ ભેદ આવ્યો પ્રાણાયામથી. પ્રાણાયામમાં. બરાબર બરાબર બરોબર. કારણ કે એ લોકો એ કરી શકતા નથી. આપણને ભગવાને એની સગવડ આલી છે. એટલે પ્રાણાયામ થકી તમે તમારા સ્થૂળ એટલે કે અન્નમય કોષને પણ સારું રાખી શકો, સાથે સાથે તમારા પ્રાણમય કોષને બી સારું રાખી શકો, અને સાથે સાથે તમે તમારા મનોમય કોષને પણ સારું રાખી શકો. એટલે પ્રાણાયામ એ આખો અલગ છે, આહારથી અલગ છે, અને બંનેના કામ જુદા છે, બંનેના લાભ અલગ છે. બરાબર. અને આ બંનેમાં બેટર જે છે, જેનો પ્રાણાયામ પ્રાણ સારો, પ્રાણ શક્તિ સારી, એને તો એવું કહેવાય છે કે અન્નની જરૂર નથી. બરાબર સર. હા, પેલા લાસ્ટમાં તમે સમજાવ્યું હતું, આપણે પેલા ચુંદડી વાળા માતાજી વાળું તમે. બિલકુલ બિલકુલ. એ બંધ બેસતું ઉદાહરણ પૂરેપૂરું છે એમાં. ओके. હવે કોઈનો शिल्पा बहन, आपका क्वेश्चन है? आपने मैसेज शायद चैट में डाला. नहीं, हो गया सर. जी, तो किसने चैट में किसी ने बोला, हिंदी में बोलने के लिए कुछ बोला किसी ने? कोई बात नहीं. जिसका क्वेश्चन है, अभी कोई बाकी है क्या? ओके, चलो अब हमारा टाइम पूरा हो गया है. किसी को कुछ भी क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप कर ले मेरे नंबर पे, और टाइम ले ले बात करने का. नहीं तो फिर परसों हम दोबारा गुजराती लेक्चर में साथ में जुड़ जाए और उसमें क्वेश्चन आंसर में ले ले. आप सब लोगों का धन्यवाद. नमस्कार.